रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं स्कोप फाउंडेशन और राजीव गांधी फाउंडेशन। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। ये है रोशनी का कारवां। हाय, इंटरव्यू के लिए तैयार? चिल मैन, हो जाऊंगा एक झटके में पार। देखा है मैंने टीवी पर एक बिस्किट का एड, ईट वन इन योर दिमाग वर्क्स लाइक मैड। कैट मैट या सेट, मेरे आंसर्स कर देंगे सबको फ्लैट। प्लीज गो इन। इनवर्स पिरामिड के बारे में अपना व्यू बताओ। पहले मैं एक बिस्कुट खाऊं। क्या है हमारी ग्रोइंग इकोनॉमी का राज? मैं एक और बिस्कुट खाऊं तो आएगा याद। नेक्स्ट। क्यों, बिस्किट हो गया फेल? नेवर माइंड, ले ड्रिंक स्प्राइट। क्या इससे बन जाएगी बात? बड़ी बड़ी प्रॉमिसेस हैं बेकार। स्प्राइट करे नो चमत्कार, बस प्यास बुझाए यार। Sprite is the registered trademark of the Coca-Cola Company. Contains added flavor, contains no fruit. प्रोग्राम रोशनी के कारवां में इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट की मशाल लिए हम फिर से हाजिर खिदमत हैं। मैं हूं सलीमा और मैं अरशद इकबाल। हम दोनों ही आप तमाम सुनने वालों का स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। सलीमा, आज एक छोटी सी बात में मुझे जिंदगी का बहुत ही गहरा तजर्बा हासिल हुआ। अच्छा, क्या है वो? आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं ये सोच रहा था कि शुरुआत कैसे की जाए, आगाज किस तरह किया जाए, किस विषय पे बोलूं, और यकीन करें आप मेरा कि मुझे कुछ नहीं सूझा। आई वॉज कम्प्लीटली ब्लैंक। अगर मेरा अंदाजा सही है तो यहीं से तुम्हें समझ में आया कि जब एक छोटी सी शुरुआत इतना कंसंट्रेशन, इतनी एकाग्रता चाहती है, तो ये बताओ कि पहले कदम जिनमें जमाना बदल देने की ताकत होती है वो कितने कठिन हो सकते हैं। एब्सोल्युटली राइट। एक नए सफर की अगुवाई करना, या यूं कहें कि किसी चीज का आगाज करना, एक बेहद मुश्किल काम है भाई। जी हाँ, बने बनाए रास्ते पर सफर करना तो आसान है जनाब, मगर किसी नई डगर का सूत्रपात हर किसी के बस की बात नहीं। इसलिए तो हम अपने हर प्रोग्राम में ऐसा कुछ शामिल करने की कोशिश करते हैं जिससे जिंदगी को नई दिशा मिले। मुझे नहीं मालूम कि जो कुछ मैं अब सुनाने जा रहा हूं उससे कोई नई राह फूटती है कि नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि ये एक बहुत ही अच्छी खबर है। वो लोग जिन्हें कॉर्नियल डैमेज की वजह से आंखों की रोशनी जिनकी खो गई है, उनकी मदद स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन के जरिए की जा सकती है। Because stem cells have the potential to develop into many different types of cells in the body, serving as a sort of repair system. जी हाँ, इसीलिए स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन से कॉर्निया में हुए माइनर डैमेज जैसे कि ड्राई आइज, केमिकल इंजरीज, कॉन्टैक्ट लेंस और कंजंक्टिवाइटिस वगैरह को ठीक किया जा सकता है। आज दुनिया भर में 8% दृष्टिहीनता कॉर्नियल डैमेज की वजह से है। LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट हैदराबाद के डॉक्टर्स ने स्टेम सेल सर्जरी से कई पेशेंट्स को ठीक किया है, और ये एक बहुत ही अच्छी खबर है। जी, इसके बाद बात करें एक ऐसे व्यक्तित्व की, एक ऐसी शख्सियत की जिससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मरीसा डिमाग्लियो की, जो कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर फ्रॉम USA हैं। शी इज वर्किंग इन द डेजी फॉर ऑल प्रोजेक्ट ऑफ डेजी कंसोर्टियम। जॉर्ज अब्राहम है उनके साथ, तो सुनते हैं उनकी बातचीत का कुछ हिस्सा। नमस्कार मरीसा, आप भारत आए हैं डेजी कंसोर्टियम के प्रोजेक्ट के सिलसिले में। इस बार आपका भारत आने का मकसद क्या है? Well, I have come to India this time with two of my colleagues that work on the DAISY software with me. And our purpose, the purpose of our visit is to run a workshop for translating our software into Indian languages and some other languages from the Southeast Asian region. तो आप यहाँ एक कार्यशाला कर रहे हैं जहाँ पर आप डेजी को अलग अलग भारतीय भाषाओं में अनुवाद कर रहे हैं, एशियाई भाषाओं में अनुवाद करवा रहे हैं। तो आप हमें बताइए कि ये डेजी एक्चुअली क्या है? DAISY is a talking book format. Until DAISY came along, people would listen to their talking books on cassette. Now with DAISY, you get your talking books in a digital format, like maybe a CD-ROM. The advantage to DAISY is that you can navigate more quickly than you can with a cassette
For example, a student in a classroom using audiobooks on cassette, when their teacher tells them go to page 55, they have to fast forward, fast forward, fast forward, check and see if they're there yet, keep fast forwarding. It's really inconvenient. With a Daisy player, all you have to do is press in the command go to page 55 and push a button and it will take you right there. तो डेजी एक बोलने वाली किताब है डिजिटल फॉर्मेट में जो कंप्यूटर के साथ इस्तेमाल किया जाता है और डेजी मशीन्स भी हैं आप कह रहे हैं। तो इसका फ़ायदा ये है कि आप किसी भी वक्त किसी भी पेज में जा सकते हैं। ये पुराने कैसेट के तुलना में काफ़ी तेज़ है इसमें पढ़ने के लिए, पढ़ने का गति इसमें बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप लो विजन है तो आप सुनने के साथ साथ कंप्यूटर स्क्रीन में बड़े अक्षर में किताब पढ़ सकते हैं और अगर आप चाहें तो कंप्यूटर पे सुनते सुनते आप एक ब्रेल डिवाइस अटैच कर सकते हैं जिसमें आप ब्रेल में भी पढ़ सकते हैं सुनते वक्त। तो मरीसा जी ये बताइए कि डेजी बुक्स और ई बुक्स में क्या संबंध है? You could say Daisy is a type of ebook. It's an accessible ebook. Which means does it read electronic text also? It contains electronic text. Which goes side by side with the audio. Exactly. They're synchronized. That's what makes it accessible. यानी कि ई बुक्स डेजी बुक का एक हिस्सा है। जब आप किताब सुनते हैं साथ साथ आप पढ़ भी सकते हैं। तो मरीसा जी ये बताइए कि भारत में जो आप इंडियन लैंग्वेजेस में, भारतीय लैंग्वेजेस में जो अनुवाद कर रहे हैं, ये प्रक्रिया क्या है, कैसा हो रहा है, जरा बताइए। Sure. Well, any piece of software has labels in it, like say the file menu, the help menu, all these words that are in the software itself. And right now in our software, by default they're in English because that's the language I wrote them in. But really, our target audience speaks plenty of other languages than English. So what we're doing here in Delhi in our workshop is we have language experts and computer experts helping us translate all these labels into, we have Hindi, Urdu, Tamil, Arabic, Vietnamese, Indonesian. तो डेजी बुक में जो अंग्रेजी में बोलने वाला जो लेबल्स हैं उसको आप हिंदी और भारतीय भाषाओं में कन्वर्ट कर रहे हैं। वेरी गुड। तो आप बताएंगे कि ये हिंदी और भारतीय भाषा में कन्वर्ट करने के बाद भारतीय जो दृष्टिहीन यूजर्स होंगे डेजी बुक के, उनके लिए क्या फ़ायदा है? व्हाट कैन दे लुक फॉरवर्ड टू? Well, it offers an experience of reading a Daisy book and being able to use the Daisy player in their own language, which I think is going to prove to be a big advantage just for reaching a wider audience maybe that doesn't speak English. तो भारतीय जो दृष्टिहीन लोग हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा किताब अभी पढ़ पाएंगे डेजी बुक के ज़रिए से अपने चाहते भाषा में। तो ये डेजी प्लेयर जो है भारत में इजीली अवेलेबल नहीं है, तो इसको अवेलेबल करवाने में क्या प्रयास हो रहा है? Well, we can see part of it happening already with hardware-based Daisy players, and they look like a portable CD player with extra buttons. So those exist already. I know that a hardware Daisy player project is going on in India right now. I'm not sure what stage they're at, but I think it looks really promising. Also, convergence of Daisy into the mainstream is going to happen. So maybe you could get your Daisy book on MP3 players. Some of this is actually happening right now already in India, that you could get Daisy on an MP3 player, but the feature set, of course, is going to be quite basic. It's going to be a list of your chapters or something. But better integration of Daisy navigation with mainstream multimedia tools is something that we're really interested in. दिखने में तो सीडी प्लेयर जैसा है और काफ़ी काम चल रहा है ये डेजी प्लेयर्स भारत में ही बनाने का और उपलब्ध करवाने का। तो जल्द ही हमारे दृष्टिहीन सुनने वालों को डेजी प्लेयर्स अपने ही देश में मिल जाएंगे। फिलहाल ये डेजी बुक्स हम MP3 प्लेयर्स पे भी सुन सकते हैं। तो मरीसा जी ये बताइए कि डेजी कंसोर्टियम का आगे का प्रोग्राम क्या है? Well, just the Daisy is moving forward. We celebrated our 10th anniversary this year of the Daisy Consortium, and in the future we're going to see better support for mathematics in books, other sciences like chemistry. Richer multimedia like video, accessible video is something that's really interesting. So I would just say stay tuned. And India has been, I think, really a groundbreaker in this region for Daisy. ये तो आप बहुत ही अच्छी बात कही कि आगे चलकर गणित और विज्ञान भी डेजी बुक्स के फॉर्मेट्स में मिलेंगे
और जल्द ही आप लोग वीडियो फिल्म्स भी जो एक्सेसिबल फॉर्मेट्स में पेश करेंगे, जैसे कि विजुअल्स स्क्रीन पे नज़र आएंगे, उसका ऑडियो डिस्क्रिप्शंस आप देंगे। इससे तो दृष्टिहीन लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। तो मरीसा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे साथ बात किया। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much. आइए एक ऐसी ही शख्सियत के बारे में आज जानें जो दृष्टिहीनों के अधिकार, उनके आत्मसम्मान और उनके लिए तमाम जो अच्छी चीजें हो सकती हैं उनको भरसक करने की कोशिश करती हैं, प्रयास करती हैं। एक मेडिकल सोशल वर्कर हैं, उनका नाम है मारिटा कार्डोज, और जिनके बारे में बता रहे हैं जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर हर्षा भोगले। मारिटा कार्डोज एक ऐसी उदार महिला जिन्होंने अपनी निस्वार्थ भावना और सेवा भाव से सभी के दिलों में अपने लिए एक खास जगह बनाई। 6 मई 1957 को मुंबई में जन्मी मारिटा जन्म से ही नेत्रहीन है। इसे भाग्य का लिखा मानते हुए उनके परिवार ने उन्हें अपना पूरा सहयोग दिया। 5 वर्ष की आयु में मारिटा ने स्कूल जाना शुरू कर दिया। वो शुरू से ही पढ़ने लिखने में बहुत तेज थीं और इसी कारण उन्होंने स्कूल और कॉलेज की अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे नंबरों से पूरी की। पढ़ाई पूरी करते ही वह नौकरी की तलाश में जुट गईं, पर इतनी शानदार डिग्रियों और सर्टिफिकेट्स के बावजूद उन्हें नौकरी नहीं मिली। वो भी सिर्फ इसलिए कि वह नेत्रहीन थी। इतना होने पर भी मारिटा निराश नहीं हुई और उन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा। 1986 में भगवान ने उनकी पुकार सुनी और ग्रेटर मुंबई के एक सरकारी अस्पताल में उनकी नौकरी लग गई। शुरुआत में सभी ने उनकी काबिलियत पर शंका जाहिर की और उनके साथ भेदभाव भरा व्यवहार किया, पर मारिटा ने अपनी निस्वार्थ भावना और सेवा भाव से उन सब की राय बदल दी और अपने मरीजों के दिलों में अपने लिए एक खास जगह बना ली। उन्हें सर्वश्रेष्ठ नेत्रहीन कर्मचारी होने के लिए पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। आज मारिटा ने जीवन के हर संघर्ष पर विजय हासिल करते हुए अपनी एक अलग पहचान बनाई है। तो हर्षा भोगले साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी इनायत आपकी। तो अर्शद, लेट्स मूव अहेड एंड सी व्हाट्स देयर फॉर अस इन द एडवाइस सेक्शन। सलीमा, मैं अक्सर सोचता हूँ कि जिंदगी के हर शोबे में, हर डिपार्टमेंट में आजकल सब कुछ नपातुला होने की जरूरत है? चाहे वो करियर से रिलेटेड मामला हो या फिर आम जिंदगी की बातचीत करें। भाई, बात यहीं खत्म नहीं होती। आप कैसे बोलते हैं, कैसा बोलते हैं, ये सब कुछ मैटर करता है, क्योंकि एक अच्छा खासा करियर ऑप्शन भी है ये। इसीलिए मोनिका शर्मा बात कर रही हैं मधुबाला शर्मा से, जो कि वॉइस एंड एक्सेंट ट्रेनर हैं। वेरी गुड। मधु जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये वॉइस एंड एक्सेंट ट्रेनिंग आखिर है क्या? हम इंडिविजुअल्स के, ट्रेनीज के जो एक कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के लेवल पे काम करने के लिए आते हैं कॉल सेंटर्स में, बीपीओ इंडस्ट्री में, उनके बोलचाल के स्किल्स को पॉलिश करना, जैसे कि प्रोनंसिएशन, ग्रामर और उनकी फ्लुएंसी। प्लस वॉइस एंड एक्सेंट ट्रेनिंग में होता है कि आप बाहर कस्टमर से बात करेंगे। जब आप एज अ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव कॉल्स लेंगे तो आपको कस्टमर से बात करनी है यूएस या यूके में। अब उन कस्टमर्स से फ़ोन पर बात करते हैं तो उनका फेस टू फेस कम्युनिकेशन तो नहीं होता है, तो उस टाइम एक सॉफ्ट स्किल्स को यूज़ करते हुए उनसे बात करें। ये ट्रेनिंग वॉइस एंड एक्सेंट ट्रेनिंग का पार्ट होता है। कस्टमर्स के बिहेवियर को समझें और उस हिसाब से अपने रिस्पॉन्स को मॉडिफाई करें कि कस्टमर भी खुश, वो भी खुश। वॉइस एंड एक्सेंट ट्रेनर बनने के लिए व्यक्ति को किन किन योग्यताओं और क्षमताओं की आवश्यकता होती है? वॉइस एंड एक्सेंट ट्रेनर बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को ग्रेजुएट होने के अलावा अंग्रेज़ी भाषा पर पकड़ होना, फ्लुएंसी होना बहुत ज़रूरी है। वोकैबुलरी, ग्रामर, ये सब बहुत मायने रखता है। इसके अलावा जब किसी वॉइस एंड एक्सेंट ट्रेनर को हायर किया जाता है तो उसका खुद का एटीट्यूड, उसकी खुद की मैनेजमेंट स्किल्स को देखा जाता है। यानी देखा जाता है कि वो किस प्रकार
भिन्न प्रकार के लोगों से डील करने की समझ होनी चाहिए कि अगर लोगों में किसी में कोई कमजोरी होती है तो किसी की कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। उन वीकनेसेस और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को इकट्ठा करके मैनेज करने की समझ होनी चाहिए। एक मैच्योरिटी लेवल होना ज़रूरी है। ये तो बात हुई क्षमताओं और योग्यताओं की। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि वॉइस एंड एक्सेंट ट्रेनर्स के लिए रोजगार के अवसर कहाँ हैं? एक वॉइस एंड एक्सेंट ट्रेनर के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। जैसे कि एक वॉइस एंड एक्सेंट ट्रेनर को जॉब मिलती है कॉल सेंटर इंडस्ट्री में। कॉल सेंटर वो इंडस्ट्री है जहाँ पर बहुत से बिजनेस यूनिट्स को हम कस्टमर सर्विस देते हैं। एक साधारण शब्दों में अगर मैं बताना चाहूँ, जैसे आप मोबाइल कंपनीज में फ़ोन करते हैं तो आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए कोई ना कोई वहाँ पर रहता है। उसी प्रकार कॉल सेंटर इंडस्ट्री में लोग इंटरनेशनल लेवल पे कस्टमर सर्विस देते हैं, सहायता करते हैं। जैसे कि किसी इंटरनेशनल बैंक में कोई अगर यूएसए से कस्टमर कॉल करता है तो कॉल सेंटर के लोग होते हैं उनकी सहायता करने के लिए। इसके अलावा एक अपॉर्चुनिटी होती है जब कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव का काम करने के लिए लोग कॉल सेंटर में आते हैं, इंटरव्यू देते हैं। वे किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू आते हैं। उन इंस्टीट्यूट्स में भी उनको इस इंडस्ट्री में इंटरव्यू देने के लिए प्रिपेयर किया जाता है। तो उस प्रेपरेशन करवाने के लिए, उस प्रेपरेशन के लिए भी एक वॉइस एंड एक्सेंट ट्रेनर का रोल हो सकता है। अब ये बताइए कि एक दृष्टिहीन व्यक्ति अपने आप को वॉइस एंड एक्सेंट ट्रेनर बनाने के लिए किस प्रकार तैयार कर सकता है? वैसे तो एक दृष्टिहीन और दृष्टिवान व्यक्ति में एज अ वॉइस एंड एक्सेंट ट्रेनर कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। इस जॉब अपॉर्चुनिटी की ख़ास बात ही ये है कि इसमें हमें अपने कानों का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। फिर भी कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर दृष्टिहीन व्यक्ति प्रैक्टिस करके इम्प्रूव कर सकते हैं और एक अच्छे वॉइस एंड एक्सेंट ट्रेनर बन सकते हैं। पहली बात, वॉइस एंड एक्सेंट ट्रेनर के लिए भाषा पर कमांड होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए किसी भी शब्द की प्रोनंसिएशन आने के लिए उसकी स्पेलिंग मालूम होना भी बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी बात ये होती है कि बॉडी लैंग्वेज पे ट्रेनिंग इम्पॉर्टेंट होती है, जबकि वो 10 से 15 लोगों से इंटरैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक वॉइस एंड एक्सेंट ट्रेनर के लिए आई टू आई कॉन्टैक्ट रखना, एक सही बॉडी लैंग्वेज पहुंचाना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए हमें यही चाहिए कि इस एस्पेक्ट में कहीं लैक ना करे। तीसरी चीज़ जो मायने रखती है वो है कंप्यूटर लिटरेसी। अगर स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर से अवेयर हो और अगर कंप्यूटर स्किल्स हैं हमारे पास, तो हमारा एक बहुत ही बड़ा इशू सॉल्व हो सकता है प्रेजेंटेशन का। जैसे कि कोई भी साइटेड व्यक्ति, दृष्टिवान व्यक्ति वाइट बोर्ड का इस्तेमाल करके अपने पॉइंट्स को रखता है। हम क्या कर सकते हैं कि हम कंप्यूटर प्लस प्रोजेक्टर की हेल्प से अपने पॉइंट्स को लिख सकते हैं कंप्यूटर में और प्रोजेक्टर से वाइट बोर्ड पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ये तो काफ़ी रोचक जानकारी हुई। अब मैं ये जानना चाहूँगी कि इस क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों के लिए उन्नति के क्या अवसर हैं? जैसे कि एक होती है हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, मतलब कि एक टीम से दूसरे टीम में जाना सेम लेवल पे। जैसे कि एक टीम होती है ट्रेनिंग देने की और दूसरी टीम होती है क्वालिटी टीम, जिसमें कि जो ट्रेनिंग हमने ट्रेनीज को दी, वॉइस एंड एक्सेंट ट्रेनिंग हमने दी, उसका कितना इम्प्रूवमेंट हुआ, कितना फल मिला, उसको एनालाइज करने के लिए क्वालिटी टीम होती है। उसमें एक ग्रोथ एस्पेक्ट है। इसके अलावा वर्टिकल ग्रोथ की अगर हम बात करें तो ट्रेनिंग टीम, बहुत से ट्रेनर्स होते हैं, उन ट्रेनर्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए 30 से 40 लोगों की टीम है, तो टीम लीडर्स होते हैं। ट्रेनर से ट्रेनिंग टीम लीडर, उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर्स, ऐसे ही स्काई इज द लिमिट। हमारे श्रोता आपसे अवश्य जानना चाहेंगे कि वे अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन को इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो कुछ टिप्स अगर आप दे पाएं उन्हें। पहली, ये प्रोनंसिएशन डिक्शनरीज आती हैं कई तरह की, उनको हम कंसल्ट करके देख सकते हैं। उसमें ब्रेकअप होता है कि किस शब्द की कैसी प्रोनंसिएशन है। इसके अलावा ज़रूरी है कि हम टीवी और रेडियो चैनल्स को देखें, सुने और उसको फिर ऑब्जॉर्ब करने की कोशिश करें। इसके अलावा हम अपनी ही आवाज़ को टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करें, कोई भी टॉपिक लें, उसके बारे में हम बोलें,
उसको रिकॉर्ड करें, उसके बाद प्लेबैक करके सुने और अपनी ही खामियां खुद समझकर उन पर काम करने का प्रयास करें। संक्षिप्त में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि हमारी आवाज़ में स्माइल के अलावा वो स्पष्टता, वो मिठास होनी चाहिए कि उसे सब सुनना पसंद करें, सबको वो सुनने में अच्छा लगे और हमारी बात भी कही जा सके, हमारा मीनिंग भी कन्वे हो सके। अगर आप दृष्टिहीनता के बारे में हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या कोई खास जानकारी हमें देना चाहते हैं तो 09896000555 और हरियाणा से 9896000555 पर कॉल करें। थैंक यू मधुबाला, आपने हमारे कार्यक्रम में इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करी। अब सलीमा, आपकी बारी है। आपकी क्या? किस चीज की बारी? अरे भाई, आपने वादा नहीं किया था मुझसे कि आज आप हमारी मुलाकात एक जबरदस्त कलाकार से करवाएंगे? ओहो, हाँ, लेकिन क्या फायदा, खुद तुम तो कुछ सीखते नहीं हो। अच्छा, ये मालूम होता तो मैं कभी आपसे फरमाइश थोड़ी करता। क्यों? क्योंकि देखिए, दो चीजों को संगीत सिखवाने की जरूरत बिल्कुल नहीं होती है, एक कोयल को और दूसरे गधे को। और इन दोनों का आपस में क्या संबंध है? भाई है ना, कोयल को संगीत सिखाने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि वो कुदरती तौर पे खूबसूरत गाने वाली होती है, और गधे को इसलिए नहीं होती है कि वो सिखाने वाला खुद भी भूल जाएगा कि क्या सिखाना है। चलो कड़वा ही सही, आज इस समय सच तो निकला आपके अंदर से। आइए दोस्तों, आपकी मुलाकात कराएं कार्तिक साहनी से, जो क्लासिकल म्यूजिक के स्टूडेंट हैं और कई स्टेज शोज भी कर चुके हैं कार्तिक। तो प्लीज वेलकम कार्तिक, जो कि नन्हे से कलाकार हैं, छात्र हैं, और जरा सुनिए तो कितना बढ़िया गाते हैं। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे, चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे। कभी धूप खिले, कभी छाँव मिले, लंबी सी डगर न खले, जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। वाह, इसे कहते हैं कानों के रास्ते दिल में उतरना और फिर उस पर हुकूमत करना। वाह वाह वाह, थैंक यू कार्तिक, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हाँ, एक बात तो मैं कहना भूल ही गया सलीमा, अभी भी कुछ लोग ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो मुझे कई मर्तबा हंसी भी आती है। भाई मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप तमाम लोग जब हमें कॉल करते हैं तो ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि हम उस तरफ से फोन उठाएंगे, क्योंकि हमारा फोन मशीनी तकनीक उसमें ऐसी है कि जैसे ही आप फोन करते हैं वो आपको हेलो बोले ना बोले आपकी बातें जरूर सुनता है और आपकी बातों को रिकॉर्ड करता है। हम उसे जितनी बार चाहते हैं उसके बाद प्ले करते हैं, आपके तमाम सवालों को, आपके तमाम सुझावों को बड़ी अच्छी तरह सुनते हैं और फिर अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। तो हमें इंतजार रहेगा कि आप वॉइस मेल पे अपने मैसेजेस छोड़ें। और बहुत ज़रूरी बात जो आपसे करनी है, वह हम ये चाहते हैं कि आपका पार्टिसिपेशन, आपका सहयोग हमें हमेशा मिलता रहे। हम चाहेंगे कि आप अपनी समस्याएं, चाहे वो लीगल हों, मेडिकल हों, अधिकारों से संबंधित रखती हों, रोजगार या शिक्षा के बारे में हो, किसी भी तरह की समस्या
जो ब्लाइंडनेस से संबंधित हो तो 09896000555 और हरियाणा से 9896000555 पर कॉल करें। या हमारी ईमेल आईडी भी नोट कर लें, radio@iway.org पर लिखें। और हाँ, हमारा पोस्टल एड्रेस जरूर नोट कर लें, ये है iWay रेडियो प्रोग्राम, स्कोर फाउंडेशन, PO बॉक्स 3903, न्यू दिल्ली 49। हाँ तो दोस्तों, वादा तेरा वादा और वादा हम लोगों का वादा, अगले हफ्ते आपसे फिर मिलने का रोशनी के कारवां में। तब तक इजाजत दीजिए मुझे, सलीमा रजा को, और मुझे अरशद इकबाल को। खुदा हाफिज। ये है रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे स्कोर फाउंडेशन और राजीव गांधी फाउंडेशन। ये है रोशनी